यस बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा गुड इवनिंग बेटा, इज माय वॉइस क्लियरली ऑडिबल? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। इज माय वॉइस ऑडिबल? यस सर। यस बेटा। यस बेटा, हमने कल लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 19 हमने कवर अप करना स्टार्ट किया था। इसका मैंने थ्योरी पार्ट सारा कवर अप करा दिया था, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंटिंग। और इस चैप्टर के अंदर हमने कल कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। लगभग मेरा हाफ चैप्टर हो गया था मेरा ये। हम स्टार्ट करें, इसके अंदर हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, भाई कुछ फॉर्मेट्स वगैरह पहले से फिक्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के परफॉर्मा वगैरह वो रीड आउट किए थे। शेयर कैपिटल और शेयर्स का टाइप वगैरह वो बता दिया था। एक्टिविटी नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। बोनस इशू, कैपिटलाइजेशन इशू का बता दिया था। राइट इशू हो गया था एक्टिविटी नंबर 3। और प्रेफरेंस शेयर्स, इसके टाइप्स, यहाँ तक का मैं ऑलरेडी आप लोगों को कल वाले लेक्चर के अंदर समझा चुका था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, यहाँ तक के टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट है बेटा? एनीवन हैव डाउट टिल दिस टॉपिक? नो सर। नहीं है। चलिए, तो फिर इसी के बाद का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिजर्व्स। रिजर्व्स होते क्या हैं बेसिकली? सिंपल से वे में रिजर्व्स का मतलब क्या होता है भाई? जो भी आपके प्रॉफिट्स वगैरह हैं, जो भी आपके रिटेन अर्निंग्स हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रिजर्व्स कहते हैं। भाई आपने जो भी प्रॉफिट्स वगैरह रखे हुए हैं, निकाल करके अलग रखे हुए हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? रिजर्व्स। द फॉलोइंग रिजर्व्स आर कॉमनली फाउंड इन द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अकाउंट्स। मतलब रिजर्व्स को हम इन नाम से भी बोल सकते हैं। ये रिजर्व्स के अलग अलग नाम भी हो गए। रिजर्व्स के अंदर ये सब चीजें आती हैं। लाइक फर्स्ट वन, शेयर प्रीमियम अकाउंट। आपका शेयर आपने प्रीमियम पर इशू किए, तो वो प्रीमियम अमाउंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिजर्व। टिपिकल परमिटेड यूजेस, ये जो शेयर प्रीमियम वगैरह है, इसका हम यूज वगैरह क्या कर सकते हैं? बहुत लिमिटेड वे में। कहाँ? टू इशू बोनस शेयर्स इशू करने में। टू राइट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, या फिर शेयर इशू के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने में आप क्या कर सकते हैं? अब शेयर प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज्ड, इसको यूज करने के लिए आप शेयर प्रीमियम अमाउंट यूज कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो अपन ने पढ़ा था टेंजिबल एसेट्स वाले चैप्टर के अंदर, जब आप एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हो, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है, तो वो हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व। अदर रिजर्व्स, लाइक आपकी जनरल रिजर्व अगर रखा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी अगर और कोई अर्निंग्स वगैरह रखी हुई है, कम्युलेटिव अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट स्लैश एनी लॉस, जो भी आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रखे हुए हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? रिजर्व्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसी के बाद में फिर दिया है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? कंपनी अपनी जो भी प्रॉफिट से रिटेन अर्निंग्स है, उसका जब अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स के बीच में, तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। A sharing out or appropriation of retained earnings to the owner or shareholders, जो भी आप शेयरिंग करते हैं या एप्रोप्रिएशन करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स का ऑनर्स में या शेयर होल्डर्स में, तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। फिर आगे दिया है, इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन गिवन है हमारा डिविडेंड से रिलेटेड। और ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुका है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, जिसके अंदर कंपनी ने 1000 शेयर्स थे, $1 का एक शेयर था, $500 का प्रॉफिट हुआ था। उनके पास दो ऑप्शंस थे, डिविडेंड दे दें या फिर उसको रिटर्न कर लिया। ऑप्शन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। उसी के बाद में फिर हमारी जनरल एंट्रीज क्या बनती हैं, तो वो जनरल एंट्रीज यहाँ पर बता दिया है बेसिकली। तो कि हमारी जनरल एंट्रीज क्या क्या बनेगी इसके अंदर, तो जनरल एंट्रीज अगर हम देखें, डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर चार्ज डायरेक्टली टू द रिटेन अर्निंग्स। ये भी पढ़ाया था मैंने। भाई आपका ऑर्डिनरी शेयर्स और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का अगर डिविडेंड होता है, तो उसको तो हम रिटेन अर्निंग से चार्ज करते हैं, एज दे आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न टू द रीट, क्योंकि उसको हम एप्रोप्रिएशन माने जाता है। दे आर नॉट एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ, फिर उसको एक्सपेंस नहीं माना जाता। डबल एंट्री क्या बनेगी उसकी? वही डेबिट रिटेन अर्निंग्स अकाउंट और क्रेडिट बैंक अकाउंट, अगर आपने इमीडिएटली पे कर दिया, और अगर आपने कमिटमेंट कर दिया बट अभी तक पे नहीं किया है, तो वो क्रेडिट डिविडेंड पे पर रखा हुआ। फिर सेकंड पॉइंट, डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर ट्रीटेड एज फाइनेंस कॉस्ट।
अगर आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है और उस पर अगर आपको डिविडेंड देना है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका टाइम पीरियड फिक्स होता है उसको हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और उन पर अगर आपको डिविडेंड पे करना है तो उसको हम फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो एंट्री बन जाएगा हमारा डेबिट फाइनेंस कॉस्ट और क्रेडिट बैंक अकाउंट। अगर कंपनी जो डिविडेंड पे करती है वो टू वे में पे किया जाता है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब कि जो आप ईयर की मिड में अगर डिविडेंड देते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, और फाइनल डिविडेंड जो आप ईयर के एंड में देते हैं उसको हम कहते हैं फाइनल डिविडेंड। In reality, the directors will wait until they know the company full year profit before declaring the final dividend. जनरली क्या होता है, कंपनी पूरे ईयर का प्रॉफिट वगैरह देख करके फिर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करती है नॉर्मल सिचुएशंस में। लेकिन हो भी सकता है अगर कंपनी के पास में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स अगर रिसीव हो जाते हैं, देन कंपनी में डिक्लेयर प्रॉफिट्स इन द मिड ऑफ ईयर। The final dividend will only be accounted for in the current year if it is declared before the year end. अगर आपके करंट ईयर के एंड होने से पहले ही अगर आपने करंट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो हम उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज इट विल बी डिस्क्लोज इन अ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? यहां तक का पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए इसी के बाद में फिर हम आगे चले। इसी में एक्टिविटी नंबर 4 हमारा दिया है। एबीसी कंपनी हैज फॉलोइंग शेयर कैपिटल। एबीसी कंपनी की शेयर कैपिटल दे दिया है हमें 1 लाख, हमारे 6% $1 ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। कौन से प्रेफरेंस शेयर्स है बेटा? ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स है। फिर आगे बोला हमें 2,50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं आपके, 2,50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। और फिर आगे कहा हमें रिटेन अर्निंग्स रखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर $1,25,000, और रिटेन अर्निंग्स रखा हुआ आपके पास $1,25,000 का ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। आपको करंट ईयर के अंदर आपने क्या करा, इट मेड द फॉलोइंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दे रखा है 60,000 का, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं $10,000 के, प्रॉफिट फॉर द ईयर दे दिया है आपको $50,000 का। ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड एंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर, आपने ऑर्डिनरी डिविडेंड डिक्लेयर और पे किया है कितना, 5 सेंट पर शेयर। कितना दिया है इंटरिम डिविडेंड? आपने दिया है कितना, 5 सेंट पर शेयर, मतलब ईयर के मिड में आपने डिविडेंड दिया 5 सेंट पर शेयर का। एंड फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर ऑन 20 जनवरी 2018, और फाइनल डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है कितना, 20 जनवरी को, कितना, 10 सेंट। ये सी का मतलब होता है बेटा 10 सेंट पर शेयर रिक्वायर्ड। यहां तक का क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या? यहां तक का क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? यस सर। Yes, sir. अब आगे क्या बोला है हमें, शो द मूवमेंट इन द रिटेन अर्निंग्स फॉर एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। आपको रिटेन अर्निंग्स का मूवमेंट बताना है। ये आपको उन्होंने खुद ने फॉर्मेट ड्रॉ करके दे रखा है, आपको सिर्फ फिगर्स को मेंशन करना है। लाइक रिटेन अर्निंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो रिटेन अर्निंग्स का बिगिनिंग में कितना रखा हुआ था बैलेंस, तो ये रिटेन अर्निंग्स का स्टार्टिंग में बैलेंस कितना रखा हुआ था, लिखा हुआ है क्या बेटा क्वेश्चन के अंदर? ये लिखा हुआ है $1,25,000 रिटेन अर्निंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दिया हुआ है, ये गिवन है क्वेश्चन में। देन Yes, sir. डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दैट विल बी $1,25,000। ठीक है सर। उसके बाद में फिर हमें करंट ईयर में प्रॉफिट फॉर द ईयर, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना था, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। प्रॉफिट फॉर द ईयर दैट इज 50,000। इज इट क्लियर? प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था हमारा, 50,000। दैट विल ऑल्सो बी मेंशन 50,000। यहां तक का पॉइंट क्लियर? यस सर। आगे बोला हमें ई डिविडेंड देना है। अब डिविडेंड ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का और ऑर्डिनरी शेयर्स का। तो ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर हमारा कितना डिविडेंड जाएगा बेटा, $1,00,000 के हमारे ये हैं। इसमें यहाँ पर डॉलर नहीं लगा रखा है इन्होंने, ये गलत किया हुआ डॉलर, ये डॉलर भी आएगा यहाँ पर। $1,00,000 के हमारे 6% $1 वाले ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे। तो आपके यहाँ पर बेटा, सॉरी चलो डॉलर का हटा दो आप, तो ये डायरेक्ट ही करो।
1 लाख शेयर्स थे आपके $1 ईच के, तो 1 लाख शेयर्स थे आपके और $1 ईच के। अब उस पर इंटरेस्ट कितना देना है हमें? 6%। और ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है उसको हम क्या करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट माना जाता है या नॉर्मल डिविडेंड माना जाएगा बेटा, ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का? सर नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल। तो 1 लाख का 6%, ये हमारा डिविडेंड आ जाएगा क्या? पहली चीज, ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कैसे निकलेगा? $1 लाख, 1 लाख शेयर्स थे इंटू $1 ईच, तो कितना हो गया? 1 लाख ही हो जाएगा, इंटू 6%। निकालना भी कितना आ रहा है? 6,000। 6,000। फिर इसके बाद में हमें ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करें तो ऑर्डिनरी शेयर्स पर आपने कितना डिविडेंड दिया है? इंटरिम डिविडेंड पे करा है कितना? 5 सेंट पर शेयर। इंटरिम डिविडेंड आपने दिया है कितना? 5 सेंट पर शेयर, यही दिया है क्या बेटा? और ऑर्डिनरी शेयर्स की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी शेयर्स हमारे कितने? 2 लाख शेयर्स हैं क्या बेटा? 50 सेंट ऑर्डिनरी शेयर्स। 2 लाख शेयर्स हैं हमारे और एक शेयर कितने का? 50 सेंट का। तो ऑर्डिनरी डिविडेंड हमारा आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड। यहां पर कौन से डिविडेंड की बात चल रही है? इंटरिम डिविडेंड की। इंटरिम डिविडेंड 2 लाख शेयर्स हैं इंटू 5 सेंट का मतलब कितना होगा? 0.05 हो जाएगा क्या बेटा? 0.05 मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है? 2 लाख इंटू 0.05, 10,000। Yes, sir. तो 6 और 10, 16,000। इतना आपने डिविडेंड पे कर दिया, माइनस करके डिफरेंस अमाउंट निकाल दो कितना आ रहा है? 125,000 प्लस 50,000 माइनस 16,000, 159. 1,59,000। ये आपका रिटेन अर्निंग्स आ गया एट द एंड ऑफ ईयर। सो डाउट ये आ रहा है तो कि सर फाइनल डिविडेंड भी तो आपने दिया था 10 सेंट पर शेयर का, बट ये डिविडेंड कब दिया था बेटा? 20 जनवरी 2018 को, और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2017 को। और मैंने अभी हाल बताया था तो कि डिविडेंड को हम करंट ईयर का डिविडेंड बुक्स में तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो करंट ईयर में पे कर दिया जाता है, अदरवाइज हम उसको डिस्क्लोजर फॉर्म में शो करेंगे। तो देखो ये लिखा हुआ भी है, द फाइनल डिविडेंड विल ओनली बी अकाउंटेड फॉर इन द करंट ईयर इफ इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर द ईयर एंड, अगर वो ईयर एंड होने से पहले अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है, अदरवाइज इट विल बी डिस्क्लोज इन अ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसलिए आपने जो फाइनल डिविडेंड है उसको हमने बुक्स के अंदर शो नहीं किया है। फाइनल डिविडेंड will not be shown in financial statements because it is paid after ending of year, ईयर एंड होने के बाद में पे किया है, इसलिए हम उसको करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज पूछा था उन्होंने, ये पॉइंट हमारा हो गया। समझ में आ गया है क्या बेटा ये पॉइंट? Yes, sir. चलिए फिर आगे चलते हैं हम इसी के बाद में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आप लोग जानते हैं भाई, लोन वगैरह जो आप लेते करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। अ कंपनी में चूज टू रीच फाइनेंस बाय इशूइंग शेयर्स इक्विटी। कंपनी या तो क्या करती है? इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड्स वगैरह रेज करती है, या फिर वो कंपनी क्या करती है? लोन वगैरह लेकर के फंड्स रेज कर सकती है। लोन वगैरह लेकर के वन वे ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज फॉर द कंपनी टू इशू लोन नोट्स।
इसको हम लोन नोट्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लोन स्टॉक और डिबेंचर। ये तीनों मतलब एक ही है, डिबेंचर बोल दे, लोन स्टॉक बोल दे, लोन नोट्स बोल दे, मीनिंग सिमिलर है। और डिबेंचर्स वगैरह आप सब लोग जानते हैं, कंपनी को जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या करती है, बाजार से फंड्स लेना होता है तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स इश्यू करती है। बेसिकली आप अगर बात करें बेटा, हम लोग अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो साउथ वगैरह के अंदर, साउथ में बहुत सारी गोल्ड लोन कंपनीज काम करती हैं, लाइक मुथूट फिनकॉर्प, जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में भी ब्रांचेस हैं, मनप्पुरम मुथूट फाइनेंस, कोसामट्टम फाइनेंस, कोक्टा फाइनेंस, इंडल मनी, these all are the part of companies which are working in the gold loan। और ये गोल्ड लोन में जब काम करती है तो इनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट जब होती है तो ये लोग क्या करते हैं, डिबेंचर्स इश्यू करके क्या करते हैं, फंड्स रेज करते हैं। रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक योर सजेशंस। वो आपकी सजेशंस नहीं लेना चाहते, वो आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते बिजनेस में एज अ ऑनर। वो चाहते हैं बस तो कि आप पैसा दे दो और काम खत्म, आप हमें सिखाओ मत कैसे बिजनेस करना है। तो क्या आप पैसे दे दो, लोन पर इंटरेस्ट ले लो, बात खत्म, आगे हमें ज्ञान मत दो कैसे करना है, हमें पता है कैसे बिजनेस करना है। उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि वो आगे उस पैसे को जब सर्कुलेट करते हैं तो उसके बदले में क्या लेते हैं, वो गोल्ड रखते हैं। और गोल्ड ऐसी चीज है जो कभी भी सेल आउट हो सकता है, उसको उनको टेंशन नहीं है, गोल्ड की रेट्स हमेशा इंक्रीज होती है। तो वो कंपनीज वगैरह क्या करती है बेटा, डिवेंचर्स इश्यू करती है। जैसे कंपनी शेयर्स इश्यू करती है वैसे ही डिवेंचर्स भी आते हैं। आप लोगों ने डिवेंचर्स वगैरह देखे हुए हैं या नहीं देखे हुए बेटा किसी ने? आप में किसी ने ओरिजिनल में डिवेंचर्स देखे हुए हैं? हैव यू सीन एवर डिवेंचर्स इन रियल लाइफ? नो सर। नहीं No, देखे? sir. No. चलिए मैं आप लोगों को कल वाली क्लास में डिवेंचर्स का बताता हूँ, कैसे डिवेंचर्स ओरिजिनल होते हैं, मेरे पास रखे हुए हैं काफी सारे, आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ मैं। जब हम डिवेंचर्स इश्यू करते हैं बेटा, जैसे आप लोग रियल लाइफ में एक इश्यू करते हैं वैसे मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखो बेटा, ये एनसीडी आपको विजिबल हो रही है, वेबसाइट मेरा, ये पेज है ना सबको? ये अभी जैसे आए हुए हैं Yes, रिसेंट, sir. ये मैंने बताया अभी हाल, जैसे नाम बताया था मैंने, कोसामट्टम वगैरह और कोकटा वगैरह, ये सारी उधर की बेटा, साउथ की। रीजन क्या है, साउथ में बेटा गोल्ड वियर करना एक ट्रेडिशन का पार्ट है। आज अगर अपन लोग अगर गोल्ड वियर करें, आज अगर मैं गोल्ड की एक मोटी चेन अगर पहन करके बैठ जाऊं तो एक फन का पार्ट, अरे वही क्या सर वो जो मोटी चेन पहनते हैं, जबकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बट मुझे शौक है अगर तो मैं पहन रहा हूँ। साउथ में अगर आप देखेंगे तो वो एक नॉर्मल पार्ट है, वहां पर लोगों के पास गोल्ड वगैरह है तो वो लोग क्या करते हैं, अगर उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फटाफट से गोल्ड रखा, उसके बदले में पैसा लिया और अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हैं। तो अभी जैसे मैं आप लोगों को बताऊं इस चीज का, अभी जैसे हमारी अभी आज डेट है 3 दिसंबर, अभी प्रेजेंट में चल रहा है ये कोसामट्टम फाइनेंस का। इधर से एक आया हुआ है कौन सा, आईआईएफएल, इंडिया इंफोलाइन होम फाइनेंस लिमिटेड। इनका कितना है इश्यू साइज टोटल, 100 करोड़ का, और उसको बढ़ा करके वो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 3000 करोड़ रुपीस तक का। ओरिजिनल लाइफ में इतने फिगर्स लेते हैं कंपनीज। या उसके अलावा ये केएलएम एक्सिवा, आईसीएल फिनकॉर्प, मुथूटू मिनी फाइनेंशियर्स, इंडल मनी, ये ज्यादातर कंपनीज, मैक्सिमम कंपनीज आप अगर देखेंगे तो सारी कंपनीज साउथ की है, इनका ज्यादातर बिजनेस। इसका जैसे अगर अपन देखें कोसामट्टम का, तो कोसामट्टम क्या करती है, देखो वही काम। कोसामट्टम फाइनेंस लिमिटेड इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, प्राइमरीली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ गोल्ड लोन। कहाँ पर काम है इसका, हेड ऑफिस कहाँ पर है, केरला में। वही केरला कहाँ पर आ गया बेटा, साउथ में। तो इनका मेन साउथ में काम करती है, और किस चीज का काम करती है, गोल्ड लोन का मेन इनका बिजनेस है। वही कंपनी ने क्या करे, एनसीडी इश्यू करे हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डिवेंचर्स के टाइप्स में, सिक्योर डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, पढ़ा है बेटा ये चीज? यस सर। तो कंपनी ने क्या करे, सिक्योर डिबेंचर्स, रिडीमेबल है मतलब एक टाइम पीरियड फिक्स है,
नॉन कन्वर्टेबल है, जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जैसा है वैसे ही रहेंगे। कितने रुपए के लेकर के आ रही कंपनी? 100 करोड़ के, और 100 करोड़ से ओवर सब्सक्राइब कर सकती है। मतलब 100 की जगह कंपनी क्या कर सकती है? 200 करोड़ रुपए ले सकती है। एक डिवेंचर कितने का? 1000 रुपीज का। फिर उसमें मल्टीपल में चलेंगे। आपको मिनिमम लॉट, कम से कम आपको लॉट लगाना पड़ेगा कितना? 10 NCDs का। मतलब कि 10 डिवेंचर्स आपको मिनिमम परचेस करने पड़ेंगे। फिर आप उसके बाद में आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। आपके पास अगर पॉकेट में 1 लाख है तो आप 1 लाख के डिवेंचर परचेस करें। आपके पास में अगर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ के डिवेंचर्स परचेस करो। इट्स अप टू यू। मिनिमम 10,000 के डिवेंचर्स आपको परचेस करने पड़ेंगे। हर कंपनी की रेटिंग्स होती हैं बेटा। हमारे इंडिया में काफी सारी रेटिंग एजेंसीज हैं, लाइक क्रिसिल है, केयर है, फिच है, मूडी है। ये कंपनीज क्या करती हैं, जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो मूवी अलग अलग ग्रेड की आती है बेटा। ए ग्रेड मूवी, बी ग्रेड मूवी, सी ग्रेड मूवी, अलग अलग तरह की कैटेगरी वाइज मूवीज आती हैं। अडल्ट मूवीज अलग होती हैं, किड्स की मूवीज अलग होती है, जनरल नॉर्मल एज के बच्चों की मूवीज अलग होती है। वैसे ही कंपनीज को भी रेटिंग्स प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर जैसे उन्होंने रेटिंग्स दे रखा है, ए रेटिंग्स, स्टेबल बाय इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, IRRP। अलग अलग टाइम के उन्होंने इशू कर रखे हैं, 18 मंथ, 24 मंथ, 30 मंथ, 36 मंथ, 48 मंथ, 6 मंथ, 84 मंथ। ये सारे अलग अलग तरह के कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, पहले आओ पहले पाओ, जो सबसे पहले आएगा। अलग अलग तरह के उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स दे रखे हैं। आप देखें यहाँ पर जैसे कूपन रेट, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, ये इफेक्टिव रेट दे रखा है 9%। अगर आप 18 मंथ के लिए लगाते हैं तो, 24 मंथ के लिए लगाते हैं तो 9.65 मंथ, 30 मंथ के लिए लगाते हैं तो आपको 9.41 मंथ। अगर आप 36 मंथ के लिए, अगर आप हर महीने इंटरेस्ट चाहते हैं तो उस पर इंटरेस्ट बैठेगा आपका 10.47%। जबकि आज आप अगर बैंक में भी प्रेजेंट सिनेरियो में आप अगर FD कराते हैं तो वहां पर FD पर आपका इंटरेस्ट बैठेगा अप्रोक्स 7%। उसी चीज का यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है अप्रोक्स कितना? 10.47, 10.50 हो गया ऑन एवरेज। तो जस्ट 50% हायर मिल रहा है क्या बेटा बैंक FD से आपको इंटरेस्ट? यस सर। तो वो अट्रैक्शन पॉइंट, तभी तो जाकर के कैंडिडेट अप्लाई करेगा। अगर वही अमाउंट देंगे तो फिर हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अरे यार, तो अपन तो बैंक में जाकर के पैसा लगाते हैं, क्यों फालतू कंपनी में लगाए। हालांकि यहाँ पर सिक्योर्ड है, आपने देखा यहाँ पर सब में लिखा हुआ है, नेचर में सिक्योर्ड, 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 सिक्योर्ड सब में। कंपनी के फाइनेंशियल प्रमोटर्स कौन है, कंपनी की क्या उनकी फिगर्स वगैरह हैं, सारा वो सब कुछ शो होता है यहाँ पर। किस पर्पस के लिए पैसा ले रहे हैं वो, फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी डेट्स, फॉर ऑनवर्ड लैंडिंग, लैंडिंग्स को रेगुलर रखने के लिए। इस तरह से वो लोग क्या करते हैं? डिवेंचर्स इश्यू करते हैं। उनके कौन रजिस्ट्रार हैं, कंपनी की इंफॉर्मेशन कौन किसके पास है, लीड मैनेजर कौन है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई होती है। इज इट क्लियर? ये हर कंपनी के जब डिबेंचर्स आते हैं तो डिबेंचर्स भी वही, जैसे आप शेयर इशू करते हैं वैसे डिबेंचर्स भी होते हैं। शेयर्स का भी वही सिस्टम होता है। अभी शेयर्स वगैरह आते हैं तो वो भी इसी तरह से आते हैं। कंपनी रेगुलरली क्या करती है? फंड्स वगैरह रेज करती रहती है। जब भी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो शेयर्स वगैरह, अभी जैसे थोड़े दिन पहले आया था 19 नवंबर से 22 नवंबर को, NTPC ग्रीन एनर्जीज लिमिटेड कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे। कितने शेयर इशू किए थे कंपनी ने? 10,000 करोड़ रुपीस। 10,000 करोड़ रुपीस के क्या किए थे कंपनी ने? शेयर इशू किए थे उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। एनटीपीसी का नाम सुना हुआ होगा आई थिंक आप लोगों ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसी की एक सब्सिडियरी है ग्रीन एनर्जी, जो सोलर पैनल्स वगैरह का और इनों का काम करती है। उनको जब रिक्वायरमेंट थी अभी रिसेंटली, 22 नवंबर, अभी 8 दिन पहले ही निकला है, तो उन्होंने क्या किया? फंडिंग्स रेज किए थे। तो ये सब चीजें आप लोगों की रियल लाइफ में भी यूज होती हैं। आप लोगों को ये चीजों की थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए बेटा। मैं डिवेंचर्स का आपको सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ कल या परसों में, कभी भी जब भी मेरे पास वो अवेलेबल होंगे तो मैं उसको निकाल करके बताता हूँ। चलिए अपन अपने पॉइंट पर आते हैं वापस। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स क्या होते हैं बेसिकली?
उसको हम जब कंपनी अगर लोन वगैरह लेती हैं या हम उसको लोन स्टॉक बोलते हैं, डिबेंचर्स बात एक ही है। दीज लोन्स यूजुअली कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके अंदर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एंड हैव अ प्री डिटरमाइंड रिडम्पशन डेट, और उसके अंदर रिडम्पशन डेट पहले से ही मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल $50,000 10% डिबेंचर्स 2016। This means that the company will pay interest at the rate of 10% per annum on the amount borrowed each year। भाई तो कि उस पर अमाउंट पर जो इंटरेस्ट है वो हर साल कितना पे किया जाएगा, 10%। एंड द कैपिटल अमाउंट ऑफ $50,000 विल बी रीपेड इन 2016, और जो कैपिटल अमाउंट है वो 2016 के अंदर आपका रीपे कर दिया जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक की बात भी होगी। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के आप सिंपल सा वही डेबिट फाइनेंस कॉस्ट और क्रेडिट बैंक अकाउंट। फाइनेंस कॉस्ट एक तरह का एक्सपेंसेस है तो उसको हम पीएनएल में शो करते हैं। द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स विल बी शोन एज एन एक्सपेंस कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। फिर दिया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बेसिकली क्या होता है, इनकम टैक्स वगैरह का क्या सिस्टम है, इसको एक बार मैं रीडिंग करता हूँ फिर मैं इसको सिंपल वे में ही समझा दूंगा। कंपनीज मस्ट पे इनकम टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट्स, कंपनीज को क्या करना होता है, इनकम टैक्स पे करना होता है उनके प्रॉफिट्स पर। एंड दिस टैक्स इज पेबल आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और वो टैक्स कब पेबल होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल इंक्लूड एन अक्रूवल फॉर द डायरेक्टर्स बेस्ड एस्टिमेट ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन द प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड। भाई आपका बेटा ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। अब आपका ईयर एंड तो यहाँ पर होगा, आपका प्रॉफिट भी तब कैलकुलेट होगा। और प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद में आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टैक्स लाइबिलिटी विल बी कैलकुलेट, टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी। अब चक्कर ये पड़ रहा है सर, अब अगर प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए टैक्स तो माइनस करना पड़ेगा। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक एस्टिमेशन लेती है भाई, तो कि लगभग लगभग मेरा एक आइडिया है, हर पर्सन को अपना बिजनेस करता है तो एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया होता है, एक आइडिया होता है, इतना उसको पता होता है तो कि लगभग लगभग मेरा कितना प्रॉफिट होगा, कितना मेरा अंदाजा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर्स होते हैं बिफोर एंडिंग ऑफ ईयर एस्टिमेट, वो क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के अमाउंट का एस्टिमेट करते हैं। एंड देन आफ्टर मेक प्रोविजन फॉर टैक्स, और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, वो प्रोविजंस बनाते हैं। सर अगर प्रोविजन अगर कम बना या ज्यादा बना, मान लो आपने 2019 है, 2019 के अंदर आपने प्रॉफिट पर प्रोविजन बनाया है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स सपोज $32,000 का। आपने 2019 के अंदर आपने प्रॉफिट पर प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया कितना, $32,000 का। जब आपकी कैलकुलेशंस वगैरह आई, आपकी आफ्टर कैलकुलेशंस एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी अगर आपकी बनती है $35,000, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आपकी अगर बनती है कितनी, $35,000, तो आपने जो प्रोविजन है वो बेटा अंडर प्रोविजन बना रखा है या ओवर प्रोविजन बना रखा है, मतलब प्रोविजन का अमाउंट आपका कम बना हुआ है या ज्यादा बना हुआ है, सर अंडर प्रोविजन। अंडर प्रोविजन। तो उसको हम क्या कहेंगे, अंडर प्रोविजन। भाई आपने प्रोविजन का अमाउंट कम बना रखा था, आपने जो टैक्स का वो दिया है कम दिया है कितना, 3,000। तो ये 3,000 के एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, शोन एज एक्सपेंस इन द नेक्स्ट ईयर। भैया प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो छेड़ने से मतलब नहीं है, अगले साल भैया 3,000 का खर्चा ज्यादा दिखा देना, टैक्स ज्यादा दे देना। इज इट क्लियर? पहली चीज।
अगर इसी में अगर हो जाए 32,000 का आपने प्रोविजन बना रखा था, बट एक्चुअल में आपका टैक्स बन रहा है कितना, 28,000, तो आपने क्या कर रखा है, ओवर प्रोविजन कर रखा है क्या बेटा, 4,000। और अगर ओवर प्रोविजन हो रहा है तो आप नेक्स्ट ईयर में क्या कर देना, रिड्यूस कर देना आउट ऑफ टैक्स एक्सपेंस। भाई अगले साल जो टैक्स का एक्सपेंसेस बने उसमें से 4,000 इसके कम करके और फिर दिखा देना। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? So please repeat. मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जब प्रॉफिट ईयर एंड होना होता है तो ईयर एंड होने से पहले वो क्या कर लेते हैं, एक एस्टिमेशन लेकर के उस बेसिस पे प्रोविजंस बना दिए जाते हैं। क्योंकि आपका ईयर एंड होगा, उसके बाद में प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसके बाद में एक्चुअल टैक्स अमाउंट पता चलेगा, वो तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। इधर मुझे ईयर एंड करना और फटाफट से टैक्स कैलकुलेशन करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक अप्रोक्सीमेशन अमाउंट ले लेती है। अप्रोक्स प्रॉफिट निकाला और उस पर अप्रोक्सीमेशन अमाउंट एक अंदाजे से क्या कर दिया जाता है, टैक्स बना दिया जाता है। उसको हम कहते हैं प्रोविजंस बनाना। वो प्रोविजंस बना दिए जाते हैं, और प्रोविजंस बनाने के बाद में अगर मान लो मैंने एग्जांपल लिया, सपोज 2019 के अंदर आपने प्रॉफिट पर प्रोविजन बनाया कितना, 32,000 का। कैलकुलेशन के बाद में एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आ रही है आपकी 35,000 की, तो आपने प्रोविजन जो है वो क्या कर रखा है, कम बना रखा है, अंडर प्रोविजन है 3,000। तो आप सर क्या कर दो, अगले साल इसको और ज्यादा दिखा दो, 3,000 का एक्सपेंसेस और दिखा दो अगले साल। इस साल आपने प्रोविजन बना दिया था, टैक्स दे दिया था 32,000, अगले साल आप 3,000 और ज्यादा दे देना। अगर आपका अपोजिट हो जाए, अगर सपोज मान लो आपने प्रोविजन बना रखा था 32,000 का और एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी बनी तो 28,000, तो डिपार्टमेंट बोलता है सर अगले साल आप टैक्स के 4,000 कम दे देना, कोई बात नहीं, नाराज मत हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? So it means like if we have 3,000 outstanding tax, so we can pay it next year. यस, विद इंटरेस्ट। There is a provision in the income tax rules, if there is any deficiency in the tax amount, then you have to make payment in the next year with interest. क्लियर पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो सर अगर हमें इनकम टैक्स का अकाउंट अगर बनाना है तो सर वो अकाउंट कैसे बनता है? अगर आपसे इनकम टैक्स अकाउंट बनाने के लिए अगर बोला जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर लायबिलिटी अगर होगा हमारा बैलेंस बिलिंग, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस अगर दे रखा है, लायबिलिटी अगर दे रखा है, तो वो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा, लायबिलिटी। फिर क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में, बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस, लायबिलिटी, जितना भी आपने अगर टैक्स पे किया है तो वो हम किधर लिखते हैं, कैश अकाउंट, टैक्स पेड। और बाकी का डिफरेंस अमाउंट हमारा किधर आता है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल पे आपने पी&एल से कितना अमाउंट चार्ज किया है, अमाउंट चार्ज फ्रॉम पी&एल। यहां तक का पॉइंट क्लियर? ये इनकम टैक्स अकाउंट के पॉइंट याद रखना है, ये 4 पॉइंट्स है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में, जब आप टैक्स पे करेंगे तो डेबिट साइड में आ जाएगा पी&एल से। वो 4 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट को, फिगर को मिसिंग करके वो मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है आपसे। इसका भी अपन सर क्वेश्चन, हाँ बोलिए। सर अगर टैक्स आउटस्टैंडिंग होगा तो वो भी इनकम टैक्स अकाउंट में होगा ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो कैसे शो होगा? कैन यू जस्ट गिव एन एग्जांपल? भैया हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है, लाइबिलिटी, भाई लास्ट ईयर आपने कम पे करा था तो वो लाइबिलिटी के फॉर्म में आ गया है ना आपका। मैंने अभी यार बताया ना, अंडर प्रोविजन जो है हमारा, अगर आपको इसको हम बोले तो यहाँ पर अंडर प्रोविजन ही है बेटा ये आपका। भैया आपने 32,000 का आपका बना था, बट आपने 28,000 ही आपने पे करा है, तो वो 4,000 जो है आपका वो लाइबिलिटी के फॉर्म में आ जाएगा ना आपका, तो वो बैलेंस बढ़िया आ जाएगा।
अंडर प्रोविजन, अगर ओवर प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो डेबिट साइड में आएगा फिर। ओके सर। अभी इसका अपन क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा वो चीज। तो देखिए हम क्या लिखा हुआ है, कंपनीज मस्ट पे इनकम टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट्स। कंपनीज को क्या करना होता है, इनकम टैक्स पे करना होता है उनके प्रॉफिट्स पर। दिस टैक्स इज पेबल आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वो टैक्स वगैरह कब पेबल होता है, उनके फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में। एंड सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल इंक्लूड an accrual for the director's best estimate for the tax due on the profits for the period। और जब हमें इसमें डायरेक्टर्स वगैरह क्या करते हैं, एस्टिमेट करके एक अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। The tax is shown as an expense in the statement of P&L and a current liability in the statement of financial position। जो टैक्स होता है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीनल के अंदर भी शो करते हैं और करंट लायबिलिटी के फॉर्म में बैलेंस शीट में भी शो किया जाता है। एंट्री क्या बनती है हमारे, डेबिट इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट और क्रेडिट करंट टैक्स पेबल अकाउंट। भाई करंट ईयर के एंड में हमने एक एस्टिमेशन लिया था तो वो हमने एक एक्सपेंसेस के फॉर्म में शो कर दिया और इतना अमाउंट मुझे डिपार्टमेंट को देना है, तो वो क्रेडिट करंट टैक्स पेबल अकाउंट। Often the actual amount of tax paid will be different from the actual amount that was recorded in the financial statement. The over or under provision simply adjusted in the next financial statements। और जो भी अंडर प्रोविजन होता है या ओवर प्रोविजन होता है उसको फिर हम एडजस्ट करते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। इज इट क्लियर दिस पैरा? यहाँ तक का पैरा क्लियर है बेटा? यस सर। सर तो फिर डेफर्ड टैक्स क्या होता है? वो भी अपन आके आते हैं बेटा, उस पॉइंट को अभी हम समझाऊंगा मैं। अभी वो पॉइंट पर मैं बाद में डिस्कस करूंगा, एक्चुअली वो फिर हम टॉपिक से हट जाएंगे, लीक से हट जाएंगे, इसलिए डेफर टैक्स का कंसेप्ट पूरा समझाऊंगा मैं, अभी वो बाद में समझेंगे अपन बेटा, है ना। अभी ओके सर। टैक्स का पॉइंट समझ लें पहले। यस, देखिए अब इसके अंदर क्या बोला है, Lauren Limited, Lauren has a year end of December. When preparing its financial statement for the year ended 31st December 2015, Lauren estimated that its income tax payable would be $62,000। तो कि उनका इनकम टैक्स पेबल रहेगा करंट ईयर के अंदर कितना, $62,000। करंट ईयर के अंदर टैक्स पेबल होगा आपका कितना, $62,000। कब के लिए, 31st December 2015 के लिए। Lauren settled this liability on 30 September 2016 paying $65,000। और उन्होंने एक्चुअल में टैक्स कितना पे करा है बेटा, $65,000 का। आपने टैक्स कितना पे करा है, $65,000 का आपने टैक्स पे करा है। तो $62,000 की आपकी पेबल था, लाइबिलिटी थी, जबकि आपने पे करा है $65,000 का। आगे बोला हमें द टैक्स एस्टिमेट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016 इज $43,000। और करंट ईयर के अंदर हमारा टैक्स एस्टिमेट है कितना, $43,000। तो वही हमने इनकम टैक्स अकाउंट बनाया, बैलेंस बीडी। आपका ओपनिंग था प्रीवियस ईयर का कितना, लाइबिलिटी था 62,000, जबकि आपने एक्चुअल में पे कितना किया है, 65,000। यही बोला है क्या बेटा? सर यस नेक्स्ट सर। पेज पे पूरा क्वेश्चन है। क्या? सर इसके नेक्स्ट पेज पे पूरा क्वेश्चन है। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट को शो करना है और पीएनएल वगैरह के अंदर वो चीज बताना है, वही चीज पूछा है वो उन्होंने, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस और उसका वो फिगर बताना है। इधर ही बता देता हूँ मैं, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारा 62,000 और हमने बैलेंस पेमेंट करा है कितना, 65,000 का। और करंट ईयर के अंदर आपका क्लोजिंग टैक्स एस्टिमेट है कितना, 43,000 का। तो वो हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा, बैलेंस सीडी 43,000। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक का पॉइंट क्लियर है? सर इसका एस्टिमेशन मतलब ईयर के स्टार्टिंग में हो जाता है क्या? लास्ट ईयर का है तो इस साल लाइक वो होगा ना, हमारा अमाउंट पे किया होगा ना हमने भाई सर वो तो लास्ट। पे कर दिया। ये जो बैलेंस शीट आया, तो ये एस्टिमेशन ये करंट ईयर का। ये करंट ईयर का एस्टिमेशन है। तो ये साल के स्टार्टिंग में हो जाता है क्या? साल के स्टार्ट, ये तो करंट ईयर का 43,000 की बात कर रहे हैं आप या 62,000 की बात कर रहे हैं? सर 43,000 की।
43,000 तो बेटा करंट ईयर के एंड में है ना, 31 दिसंबर 2016। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2016 को, तो ये तो ईयर एंड का हो गया ना, ये तो हमारा ओके है सर। ना क्लोजिंग बैलेंस है आपका। सीडी लिखा हुआ है ना मैंने, सीडी मींस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। तो इसका ओके सर। डिफरेंस अमाउंट से हमारा क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बैलेंसिंग फिगर से वे आपने पीएनएल से कितना फिगर चार्ज किया है। तो 65,000 प्लस 43 माइनस Sir, 46. 46,000। मेरा पीएनएल से मैंने कितना फिगर चार्ज किया होगा, 46,000 का फिगर मैंने पीएनएल से चार्ज किया है। यहां तक का पॉइंट क्लियर? आपसे Okay. क्वेश्चन में ये पॉइंट पुट अप किया जा सकता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी चार्ज फ्रॉम पीएनएल। टैक्स का अमाउंट पीएनएल से कितना चार्ज होगा, तो 46,000 अमाउंट विल बी चार्ज फ्रॉम द पीएनएल। तो अंडर प्रोविजन शो नहीं करना है इसमें। अंडर प्रोविजन आप अगर इसको अलग अलग करके शो करना चाहें तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, भाई आपने ये जो 65,000 है, 65,000 इसके आप दो पार्ट शो कर दो। कैसे? फर्स्ट पॉइंट बता दो, करंट टैक्स पेएबल 62,000। ये तो कब का था, 31 दिसंबर 2015 का। और फिर 30 सितंबर 2016 का वापस से करंट टैक्स पेएबल, जो आपका अंडर प्रोविजन ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर प्रोविजन, वो आ जाएगा 3,000। इन शॉर्ट, फालतू अलग अलग कंफ्यूजन पे मत आओ, फालतू कंफ्यूज हो गया आप उसको डायरेक्टली वे में आप समझा दो, भाई आपका 62,000 का था आपसे, क्योंकि यहाँ पर एफए के अंदर बेटा अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन का इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा वो चीज। जब आप इसमें सेकंड स्टेज पर आओगे, एफआर के अंदर आएंगे, तो वहां पर इसको डिटेल में पूछा जाएगा। अभी आप जैसे आप डेफर टैक्स का पॉइंट आ रहा है, तो वो डेफर टैक्स वगैरह यहाँ पर सिलेबस में कवर अप नहीं है। यहाँ पर इन्होंने सिंपल कंसेप्ट फॉलो करवाया है, इनकम टैक्स का कंसेप्ट। में आपके स्टार्टिंग में लाइबिलिटी कितनी थी, कितना आपने एक्चुअल में पे किया है, क्लोजिंग में कितना एस्टिमेट है, और पीएनएल से कितना चार्ज किया था। तो ये 4 पॉइंट्स को लर्न कर लो, दैट्स सफिशिएंट। सर इट मीन्स ये 43,000 है वो न्यू प्रोविजन है। ये हमारा क्लोजिंग लाइबिलिटी है, करंट ईयर की क्लोजिंग लाइबिलिटी है। दिस अमाउंट इज क्लोजिंग लाइबिलिटी ऑफ करंट ईयर। इतना एस्टिमेट किया है ना मैंने बेटा। ओके सर। एक्चुअल तो मुझे अब ईयर एंड होने के बाद में पता चलेगा, इस साल का एंड होने के बाद में, वो भी साल खत्म होगा, जब कैलकुलेशंस करूंगा तब पता चलेगा एक्चुअल अमाउंट। तो क्लियर पॉइंट? ओके सर। तो वो चीज हमारा यहाँ पर हमने बनाया, टैक्स एंट्री बना दिया हमने लेजर अकाउंट के अंदर। और फिर उन्होंने इसी के बाद में पूछा टैक्स नॉट विच इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो ये काम का नहीं है आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, इसके अंदर ये करंट टैक्स पेबल वगैरह और ये चीज काम का नहीं है इसके अंदर। आपको मेनली बस इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट बनाना आना चाहिए। और उसी के बाद में हमारा लास्ट टॉपिक दिया है सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप या कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, ये आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, आ जाएगा इसका। सोल ट्रेडर का मतलब जहां पर एक सिंगल ओनर होता है, कंपनी जहां पर कंपनी बना करके काम किया जाता है। तो उसका आप ये एक बार रीडिंग लगा लेना, वन टाइम रीडिंग लगाना है, ये हो जाएगा। और जिसमें आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, आपका चैप्टर नंबर 19। इसको एक बार रीडिंग लगा करके देख लेना, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। बाकी एक बार रीडिंग लगाएंगे इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। चलिए, आज का ये मेरा चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट हो गया, बाकी का फिर हम कल स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम।